वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल का चैप्टर नंबर 8 दैट इज वाउचिंग ऑफ ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन की वाउचिंग कैसे करते हैं ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन्स की। सो वाउचिंग तो आपको पता ही लग गया ना कि एविडेंस चेक करते हैं, जब बेसिस देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, मतलब ओवरऑल जब चेकिंग करते हैं तो दैट इज कॉल्ड वाउचिंग। सो अब पढ़ते हैं कंटेंट्स क्या क्या है इस चैप्टर में। तो वाउचिंग करेंगे परचेज बुक की, ऑर्डर की क्या ड्यूटी है, क्रेडिट परचेज क्या है, परचेज रिटर्न क्या है, एंड गुड्स जो रिटर्न पे आ जाती है उनको कैसे हैंडल करते हैं, जो ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं सेल्स रिटर्न्स में। देन उसके बाद स्क्रैप ऑफ जर्नल कैसे करते हैं, जर्नल कंसिडरेशन कौन कौन सी होती हैं। सो जो ये चैप्टर है इसमें ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन की वाउचिंग होगी कि कैसे करते हैं, जनरल कंसिडरेशन क्या होता है, और जो सारी ट्रांजेक्शन है परचेज बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में, इन सब चीज़ों में देखी जाती है। एज वेल एज जो क्रेडिट परचेज होता है, जो क्रेडिट सेल्स होती हैं, उनकी क्या एंट्री होती है। और तो मेन एम होता है इसका ये होता है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स को देखना अगर कोई है या नहीं है। सो पहला आता है वाउचिंग ऑफ परचेज बुक की, परचेज बुक की वाउचिंग कैसे करते हैं। सो द मेन एम क्या है इस बुक का कि परचेज इनवॉइस एंटर है बुक ऑफ परचेज में या फिर नहीं है, एंड एक्चुअली में कितनी गुड्स रिसीव हुई हैं जितनी हमने बुक में लिखी हैं। देन द क्लाइंट पेज ओनली द गुड्स विच आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर, और जो क्लाइंट है वो उन्हीं के पैसे देगा जो उसको गुड्स सप्लाई करी जाएंगी। देन इंटरनल कंट्रोल फॉर परचेज की परचेज के लिए इंटरनल कंट्रोल क्या है। सो एडवोकेसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्रेडिट परचेज इन द ऑर्गेनाइजेशन विद हेल्प ऑडिटर इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट विच वाउचिंग परचेज बुक शुड बी कंडक्टेड। कि हम ना एडवोकेट, हमें इंटरनल कंट्रोल करना पड़ता है प्रॉपर क्रेडिट वाउचिंग का, मतलब जो क्रेडिट परचेज होती है उसको वाउचिंग अच्छे से करते हैं जिससे कि हम चेक करें कि जो प्रॉपर एंट्रीज जो लिखी है वो सही लिखी है कि गलत लिखी है। सो ईच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप इंटरनल कंट्रोल फॉर परचेज अकाउंटिंग टू इट्स, जो हर ऑर्गेनाइजेशन होता है वो इंटरनल कंट्रोल बनाता है एक मतलब जो परचेजिंग होती है क्या नीड्स है कैसे हम सबको चेक करने के लिए। नॉर्मली इट विल डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ एम्प्लॉयड। इफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर परचेज इज inadequate, the auditor has to exercise a greater केयर इन वाउचिंग परचेज ट्रांजेक्शन। अगर वो अच्छे से कंट्रोल नहीं करके रखेंगे, मतलब वाउचिंग मतलब अच्छे से इंटरनल रिकॉर्ड बना के नहीं रखेंगे, इंटरनल कंट्रोल अच्छे से होगा नहीं, तो उसको ज़्यादा फोकस के साथ एक एंट्री चेक करनी पड़ेगी। देन उसके बाद इन बिग ऑर्गेनाइजेशन द स्टोर कीपर और अदर डिपार्टमेंट सेंड अ परचेज रिक्वेजिशन टू परचेज डिपार्टमेंट वेदर सर्टेन गुड्स आर रिक्वायर्ड बाय देम। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें क्या होता है, स्टोर कीपर होता है और जो अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक परचेज रिक्वेजिशन बनाते हैं जो परचेज डिपार्टमेंट को भेजता है जो उनसी गुड्स से चाहिए होती है। देन जो परचेज रिक्वेजिशन है वो सैंक्शन होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट में। देन जो परचेज रिक्वेजिशन है अथॉरिटी के पास जाता है। देन उसके बाद हमें गुड सैंक्शन होते हैं। जो परचेज डिपार्टमेंट है कैन नॉट परचेज गुड्स इट्स ऑन, जो परचेज डिपार्टमेंट है वो अपने आप से खुद से परचेज नहीं कर सकता, उनको प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है कि क्वालिटी, क्वांटिटी, अदर स्पेसिफिकेशन मेंशन करनी पड़ती है। और उसके बाद जो परचेज डिपार्टमेंट जाता है तो उसके बाद वेरियस सोर्सेज को इन्विटेशन, कोटेशन, ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। एक सप्लायर को ढूंढना पड़ता है कि कौन सा सप्लायर वो लाएंगे, जैसे कि हम अभी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं अकाउंट्स में। देन द परचेज रिक्वेजिशन विल कंटेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द परचेज, देयर क्वांटिटी, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन जितनी भी है। देन जो सप्लायर होगा वो गुड्स को फेवरेबल करके सिलेक्ट करेगा। देन उसके बाद एक जो कॉपीज़ होंगी वो भी अलग अलग स्टोर्स में भेजी जाएगी डिपार्टमेंट में, जैसे स्टोर डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट, गुड रिसीविंग डिपार्टमेंट में। यहाँ पे ऑन द रिसीविंग ऑफ गुड्स जब हमें गुड्स मिल जाती हैं प्रॉपर वेरीफाई होती है क्वालिटी क्वांटिटी वाइज। देन उसके बाद एक गुड्स रिसीव, एक नोट रिसीव करा जाता है। देन उसके बाद जो गुड्स होते हैं डिस्पैच हो जाती है स्टोर कीपर से। देन रिसीव नोटिस पर, देन जो कॉपी ऑफ गुड्स जहाँ पे रिसीव गुड्स का कॉपी होती है वो भी हम अकाउंट डिपार्टमेंट एंड परचेज डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। फिर उसके बाद ऑन रिसीविंग द बिल फ्रॉम सप्लायर, जब हमें सप्लायर से बिल रिसीव हो जाता है सप्लाइंग का, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वो अमाउंट को वेरीफाई करता है कि जितनी गुड हमने बोली थी इतनी आई है कि नहीं आई है, गुड रिसीव नोट प्रॉपर चेक करता है। फाइनली बिल ऑफ सप्लायर इज पास फॉर पेमेंट, जब बिल ऑफ सप्लायर आ जाता है तो उसको पेमेंट के लिए पास कर देते हैं। जो बिल है पहले वो परचेज बुक में लिखा जाता है, देन अमाउंट क्रेडिट करी जाती है सप्लायर के अकाउंट में। देन द सप्लायर इज पेड थ्रू अ चेक, एंट्री इज मेड इन कैश बुक। और जब जो सप्लायर होता है उसको पेड करते जाता है चेक के थ्रू, उसको फिर वहाँ पे कैश बुक में उसको मेंशन कर देते हैं। इट सीम दैट नंबर ऑफ पर्सन आर इंगेज इन अ परचेज बुक, ऐसा देखा जाता है कि जो नंबर ऑफ पर्सन है वो परचेज बुक में इंगेज होते हैं। जो इफेक्टिव और एडुकेट इंटरनल सिस्टम वही होता है जो सेफ गार्ड से काम करे, मैनिपुलेशंस ना करे, एरर फंड को डिटेक्ट कर ले, बट इट कैन नॉट गारंटी अगेंस्ट द क्लेवर मैनिपुलेशन थ्रू विच फ्रॉड एंड मिसएप्रोप्रिएशन कैन रिजल्ट इन द पर्सन इनकरेज्ड
द पर्सन इन चार्ज ऑफ परचेज में कमिट फ्रॉड, जब हमारा परचेज का इंचार्ज होता है जो वही कभी कभी फ्रॉड कमिट कर देता है, हमें फ्रॉडलेंट पेमेंट्स बना देता है बिना डिलीवरी गुड के, ऐसे समथिंग ऐसे कुछ अंदर माल फंक्शनिंग कर देता है। उसके बाद इन रिटर्न ऑफ ऑर्डरिंग परचेज ऑर्डर टू सप्लायर ऑफ गुड्स इन फेवरेबल सप्लाई एंड देव इंटरेस्टेड, द ऑडिटर शुड डिजाइन एन एप्रोप्रिएट वाचिंग प्रोसीजर। उसके बाद एक प्रॉपर वाचिंग प्रोसीजर मेंटेन किया जाता है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के ऑपरेशन को अच्छे से स्टडी करना, पर्सन कौन कौन से इन्वॉल्व है हमारे परचेज में, उनकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, देन प्रोसीजर क्या है रिसिप्ट ऑफ गुड के। देन नेक्स्ट वन इज ऑडिटर्स ड्यूटी वाइल वाचिंग क्रेडिट परचेज, जब वो क्रेडिट परचेज की अच्छे से वाचिंग करता है तो उसको क्या क्या ड्यूटीज़ होती है। द ऑडिटर शुड एग्जामिन, वो एग्जामिन करता है, इंटरनल चेक करता है, कौन कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व करता है कि प्रॉपर रिकॉर्ड बने हैं कि नहीं बने हैं, परचेज ऑर्डर के डुप्लीकेट कॉपी है कि नहीं है। देन जो कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर शेल बी सेंड टू अकाउंट डिपार्टमेंट की वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजी गई है कि नहीं भेजी गई है। देन जो सारी गुड्स हैं वो अच्छे से रिकॉर्डेड है, रिसीव नोट के साथ है कि नहीं है, देन अकाउंट में भेजी गई है, देन वेरिफिकेशन ऑफ रिसिप्ट हुआ कि नहीं हुआ। जो ऑडिटर है वही क्रेडिट परचेज को सी कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है। फिर उसके बाद परचेज बुक कैन वेरीफाइड कि वो परचेज इनवॉइस को देखेगी, कॉपीज ऑफ ऑर्डर्स प्लेस देखेगी, गुड्स रिसीव कितनी हुई है, गुड्स इनवर्ड कितनी हुई है, देन जो क्वांटिटी मेंशन कितनी हुई है इनवॉइस में वो चेक करेगा। देन प्राइस चार्ज बाय द सप्लायर मस्ट बी पर कोटेशन पर लिस्ट पर प्राइस लिस्ट ऑफ सप्लायर। फिर वो प्रॉपर सप्लाईज को चेक करेंगे, कोटेशन चेक करेंगे, देन परचेज ऑफ गुड्स इज सैंक्शन। फिर उसके बाद जो परचेज ऑफ गुड्स उसको सैंक्शन करा जाएगा, देन जो सप्लायर होगा वो उसका नाम वगैरह लिखा होगा उस जगह पे। फिर उसके बाद जो गुड्स होंगी फिर भी पर्सनल यूज़ के लिए अगर निकाली है तो वो भी मेंशन होगी। अगर उन्होंने मस्ट नॉट बी फॉर द पर्सन, अगर मेंशन होंगे, अगर की हैं बट वैसे करनी नहीं चाहिए, बट अगर की हैं तो मेंशन होनी चाहिए वहाँ पे। While watching the purchase vouchers, each voucher should be stamped and initiated after examination, और जो भी प्रॉपर ऐसे परचेजिंग वाउचिंग है वो प्रॉपर स्टैम्प होने चाहिए, एग्जामिनेशन होने चाहिए उनका। देन उसके बाद द टोटलिंग कास्टिंग ऑफ परचेज शुड बी वेरीफाइड, प्रॉपर वेरीफाइड भी होना चाहिए। अगर कोई ऑक्ट्रा फ्रेट वगैरह टैक्सेस है वो सब भी आर अलाउड डिडक्टेड, और अगर कुछ ऐसा है तो वहाँ से डिडक्ट करना चाहिए। देन उसके बाद एक गुड्स परचेज शुड बी एक्चुअली रिसीव बाय द क्लाइंट, और जो गुड्स परचेज करी हुई है एक्चुअली वो क्लाइंट को रिसीव होनी चाहिए। देन फॉर दिस पर्पज ऑफ गुड्स इन्वॉल्व रजिस्टर, अगर उनको नहीं मिली, अगर रिटर्न है तो वो सब भी मेंशन होना चाहिए। देन उसके बाद एनी परचेज मेड नॉट पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द क्लाइंट मस्ट बी डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, जो भी उनको क्लाइंट ने कोई यूज़ करा है तो वो एनी परचेज मेड नॉट फॉर द बिजनेस ऑफ द क्लाइंट मस्ट नॉट बी डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट, जो उन्होंने नहीं, जो कि क्लाइंट से रिलेटेड नहीं है वो डेबिटेड नहीं होना चाहिए परचेज अकाउंट में। उसके बाद जो डुप्लीकेट इनवॉइसेज होते हैं वो परचेज बुक में होने चाहिए। फिर उसके बाद इन सर्टेन केसेस स्टेटमेंट फ्रॉम सप्लायर मे बी ऑप्टेन वेरीफाई हिज परचेज रिकॉर्ड, कुछ केसेस में ऐसा होता है जो सप्लायर की स्टेटमेंट होती है वो भी हमें वेरीफाई करने के लिए लगती है। देन उसके बाद ऑडिटर शुड बी मोर केयरफुल, जो ऑडिटर होना चाहिए ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए जब भी वो फर्स्ट मंथ में ऐसे लास्ट मंथ में अकाउंटिंग पीरियड को चेक करता है। देन उसके बाद year may include the purchase first month purchase of the last current year recorded in the next year. In case of the profit and losses account, current year will not present true and fair position, the offering result proper results को check करना चाहिए, अगर वो नहीं हुए तो वो गड़बड़ हो सकती है। देन वाउचिंग और परचेज रिटर्न की, परचेज रिटर्न की क्या वाउचिंग हो सकती है, मान लो आपने कुछ खरीदा था बट आपको पसंद नहीं आया, आपने उसे रिटर्न कर दिया। सो समटाइम द परचेज गुड्स आर रिटर्न बैक, कभी कभी इनको सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं वो गुड्स, और जो गुड्स होती हैं क्योंकि वो एज पर स्पेसिफिकेशंस नहीं होती हैं, सो जो ऑडिटर होता है वो प्रॉपर सिस्टम चेक करता है कि रिकॉर्ड है कि नहीं है। इन सच केसेस में जो परचेज सेंड्स बैक द इनवॉइस ऑल्टरनेटिवली क्रेडिट नोट, जो इनवॉइस होता है उसे ऑल्टरनेटिवली कर देते हैं, मतलब जैसे कि इनवॉइस होता है हमारा खरीदने वाला तो उसे क्रेडिट नोट बना दिया जाता है, जो कि आम क्रेडिट नोट में भी ऑब्टेन फ्रॉम द सप्लायर, जैसे कि जो सप्लायर होता है पहले हमें इनवॉइस देता है बट जब हमें गुड्स रिटर्न कर देता है तो हमें क्रेडिट नोट मिलता है। देन उसके बाद इट शुड बी सीन द क्रेडिट नोट इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ वॉइस ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द वॉइस, और जो अमाउंट होती है जो इनवॉइस में होती है वही हमारे क्रेडिट नोट में होनी चाहिए। एक सेपरेट रिटर्न बुक मेंटेन करी जाती है इन सब चीज़ों के लिए। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल ऑफ परचेज रिटर्न, इंटरनल कंट्रोल क्या है परचेज रिटर्न का। सो
In big organization, the goods and receiving department will verify the goods from the supplier. If the goods received do not correspond in the quality and quantity order, the goods may be rejected. अगर goods हमारी quality as per as quantity wise नहीं हुई, जो goods होंगे वो reject कर दिए जाएंगे. The rejection report of the goods specially should be immediately sent to the purchase department. और जो rejection report होगी वो इमीडिएटली परचेज डिपार्टमेंट भेज देंगे एंड अकाउंट डिपार्टमेंट भेज देंगे. इफ द सप्लायर रिप्लेस द गुड रिटर्न अगेन द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी परचेज डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट. अगर फिर हमें गुड्स मिल के दोबारा आ गई हैं तो वो फिर से परचेज डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट में जाना चाहिए. देन इफ द सप्लायर डज नॉट रिप्लेस द गुड्स द इनवॉइस एंड बी द सप्लायर शुड बी कैंसिल. अगर हमारे पास उन्होंने गुड्स सप्लाई नहीं करी है तो इनवॉइस जो होता है वो कैंसिल होता जाता है. द ओनली पार्ट ऑफ द गुड रिसीव रिटर्न एंड रिजेक्टेड, the only value of goods return should be deducted from the invoice. अगर उन्हें सिर्फ गुड्स हमें आधी गुड्स रिसीव हुई है तो हम सिर्फ आधी ही गुड हमें डिडक्ट करेंगे इनवॉइस से. देन उसके बाद द परचेज में बिना क्रेडिट फ्रॉम द, फिर उन्हें क्रेडिट नोट मिलता है. देन उसके बाद उन्हें एक डेबिट नोट सप्लाई करता है, सब नोट टू सप्लायर फॉर द गुड्स रिटर्न. और जो उन्होंने गुड्स रिटर्न करे उनके लिए डेबिट नोट सप्लाई कर देते हैं. तो उसके बाद ऑडिटर की क्या ड्यूटी होती है. सो ऑडिटर की ड्यूटी होती है ही शुड सी द डेबिट नोट हैज़ बीन सेंट टू द सप्लायर और क्रेडिट नोट हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम द सप्लायर, कि उनको सप्लायर को डेबिट नोट भेज दिया एंड क्रेडिट नोट वहाँ से रिसीव हो चुका है कि नहीं हो चुका. जो क्वांटिटी रिटर्न है एज पर द नोट मस्ट बी कॉरेस्पॉन्डेंट विद, जो हमने क्वांटिटी लिखी है वो हमारे स्टोर कीपर के रिकॉर्ड से मैच होनी चाहिए. जो रिटर्न आउटवर्ड है वो गेट कीपर के आउटवर्ड रजिस्टर में मेंशन होनी चाहिए. जो अमाउंट है वो क्रेडिट नोट शुड बी वेरीफाइड होनी चाहिए. उसके बाद वो प्रॉपर केयरफुल होना चाहिए परचेज रिटर्न को लेके फॉर द करंट ईयर एंड फॉर द प्रीवियस ईयर टू. तो उसके बाद द परचेज रिटर्न ऑफ द फर्स्ट मंथ एंड लास्ट मंथ अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी वॉच्ड केयरफुली. और जो हमारा रिकॉर्डेड होंगे फर्स्ट मंथ के एंड लास्ट मंथ के वो प्रॉपर रिकॉर्ड होने चाहिए. एंड डिडक्टेड मैनी कैलकुलेशन अकाउंट्स और मैनिपुलेशन है तो वो भी वहाँ से चेक हो जानी चाहिए. तो उसके बाद गुड्स रिसीव्ड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस ऑन कंसाइनमेंट बेसिस. सो गुड्स हमें रिसीव हुई हैं या तो सेल और या फिर रिटर्न बेसिस पे या फिर कंसाइनमेंट बेसिस पे. सो समटाइम द गुड्स रिसीव फ्रॉम द सप्लायर ऑन सेल या फिर सेल पे मिल सकती है. जो गुड्स होंगी हम उसको परचेज में नहीं लिख सकते अनटिल हमने उसको खरीदा नहीं है. देन सिमिलरली जो गुड्स हमें मिलते हैं कंसाइनमेंट पे जो कि कंसाइनर से बिलोंग होते हैं वो भी हमारे परचेज का डिपार्टमेंट में नहीं जा सकती. एंड नो एंटी द बुक शुड बी मेड इन द बुक आउट unless such goods are agreed to treated as purchase by the receiver. जब तक हम उनको एग्री नहीं कर सकते. देन उसके बाद such good tale accepted as purchase should be kept separate. ये हमें यहाँ पे separate in the store में रख सकते हैं and the closing stock will not be included. और उनका क्लोजिंग जो स्टॉक होता है वो भी हम मेंशन नहीं कर सकते. उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ सच बुक शुड बी मेंटेन इन सेपरेट मेमोरेंडम बुक. और इन सब का रिकॉर्ड जो होता है सेल वाली का, कंसाइनमेंट बेसिस का, रिटर्न बेसिस का, इन सबको हम एक मेमोरेंडम बुक में मेंशन कर देते हैं. फिर उसके बाद फॉरवर्ड परचेजेस कौन कौन से होते हैं. इन सर्टेन बिजनेस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड फॉर द फ्यूचर पर्पस. फ्यूचर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एट एन एग्रीड प्राइस इट ऑन नॉन एंड फॉरवर्ड परचेज होता है जहाँ पे हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से ही बना लेते हैं फॉर द फ्यूचर पर्पज ऑन फॉर द रॉ मटेरियल. अ प्रोविजन फॉर एनी लॉस एक्सपेक्टेड इज टू बी मेड इन सच एन एग्रीमेंट इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट. यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट होती है एंड देयर इज़ अ चांसेस फ्रॉम लॉस सच ट्रांजेक्शन. और ऐसे चांसेस होते हैं कि इनका लॉस हो सकता है. अ नोट इन दिस एग्री शैल बी गिवन अलॉन्ग विद द बैलेंस शीट. एक प्रॉपर नोट बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट. देन इट इज़ नॉट इफ इट नॉट डन ऑडिटर्स रिपोर्ट शुड मेंशन इन दिस एग्रीड. अगर नहीं तो वो हम एक ऑडिटर की डीड में लिख देते हैं. देन वाउचिंग ऑफ क्रेडिट सेल्स. की क्रेडिट सेल्स कौन से होते हैं. यूजुअली द सेल इन बिग ऑर्गेनाइजेशन आर मेड ऑन क्रेडिट बेसिस. यूजुअली जो बिग सेल्स होती हैं, जो मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनकी जो मोस्टली सेल्स होती है वो क्रेडिट बेसिस पे होती है, मतलब कि उधार में पैसे दे देना. देन जो क्लाइंट होता है हिमसेल्फ प्रिपेयर अ सेल्स इनवॉइस. जो खुद से जो क्लाइंट होता है वो सेल्स इनवॉइस बनाता है, उसमें सारी क्रेडिट सेल्स लिखता है. सेल्स बुक में जो ऑडिटर होता है वो कैन डू इज टू डिपेंड ऑन सेल इनवॉइसेज इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड क्रेडिट सेल्स इन ऑपरेशन. फिर वहाँ पे उनकी ही भी अलग से एंट्री बनाई जाती है. देन उसके बाद इंटरनल कंट्रोल ऑफ क्रेडिट सेल. की इंटरनल कंट्रोल क्या है क्रेडिट सेल का. तो एनी ऑर्डर रिसीव्ड और बुक शुड बी रिकॉर्डेड सेपरेट रजिस्टर. उसको सेपरेट रजिस्टर में लिखते हैं, उसकी फुल डिटेल्स होती हैं. द फॉलोइंग डिटेल्स कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं. नेम ऑफ द कस्टमर, क्वांटिटी रिकॉर्डेड, सेलिंग प्राइस, रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी, पर्टिकुलर्स ऑफ रिकॉर्डिंग, सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी एंड इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें. देन उसके बाद after receiving the order a copy of the same is sent to be dispatch section. जो भी हमें ऐसी चीज़ें रिसीव हो जाती है, जब हमें ऑर्डर रिसीव हो जाता है तो हम उसको डिस्पैच सेक्शन में भेज देते हैं. तो
क्लर्क होगा उसको एक सेपरेट रिकॉर्ड बनाएगा प्रॉपर। देन जो अदर क्लर्क होगा उसकी लिस्ट ऑफ गुड्स होंगी, देन उसको वेरीफाई करेंगे एज पर द कस्टमर ऑर्डर। 3 कॉपीज बनाई जाती है ऑफ चालान शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द गिविंग फुल गुड्स डिस्पैच। प्रॉपर एक चालान बनाया जाता है, उसके बाद एक हर डिपार्टमेंट भेजते हैं, 2 कॉपी भेजी जाती है अलॉन्ग विद द गुड्स के साथ एंड 1 कॉपी भेजी जाती है ड्यूली रिसिप्टेड। देन रिसिप्ट शुड बी सर्व एज अ प्रूफ ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स। और ये जो रिसिप्ट्स होती हैं हम इसको प्रूफ रख लेते हैं कि एज अ डिस्पैच ऑफ गुड्स। एंड उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ चालान ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर सेल्स इनवॉइस आर प्रिपेयर्ड बाय द सेल्स डिपार्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ चालान। और जो कस्टमर का ऑर्डर है ये प्रॉपर सेल्स डिपार्टमेंट बनाता है, जहाँ पे वो जो सीनियर ऑफिसर है वो वेरीफाई करता है। जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो कस्टमर के पास भेजी जाती है और जो अनदर 2 कॉपीज होते हैं उनको अकाउंट डिपार्टमेंट रखता है। जो डिटेल्स रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर विल बी एंटर द ऑर्डर रजिस्टर। और जो हमारे डिटेलिंग्स होती हैं एग्जीक्यूशन ऑर्डर को लेके वो ऑर्डर रजिस्टर में जाती हैं, विच विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑर्डरिंग सेल्स स्टिल पेंडिंग। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ चालान एंट्रीज विल मैनेज स्टॉक एंड गुड आउटवर्ड रजिस्टर। प्रॉपर उनका रजिस्टर मेंशन किया जाता है। तो उसके बाद इन ऑर्डर if the order are received through agent, a copy of sales invoice will be sent to agent। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स कमीशन एग्जीक्यूशन सेल्स ऑर्डर। अगर जो ऑर्डर है वो रिसीव हो रहा है थ्रू द एजेंट तो उसकी कॉपी बनाई जाती है सेल्स इनवॉइस की, वो भी हम उसको दे देते हैं। देन उसके बाद समटाइम्स एजेंट कलेक्ट द पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। और जो समटाइम जो एजेंट होता है वो कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करता है, इसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन लिखनी चाहिए कलेक्शन फ्रॉम द कस्टमर। देन for collection of amount of sales invoice, either sales department or accounts department may make cautions effect to collect above amount after expiry of credit period कि मतलब क्रेडिट पीरियड के एक्सपायर होते ही वहाँ से वो मिल जानी चाहिए। देन एन अप टू डेट रिकॉर्ड शेल बी मेंटेन बाय सच डिपार्टमेंट। जो भी डिपार्टमेंट उसको बना रहा है वो अप टू डेट रिकॉर्ड्स भी रख रहा है। देन ऑडिटर्स ड्यूटी, सो वो प्रॉपर चेक करेगा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिपोर्ट्स में है कि नहीं है, उसकी एफिशिएंसी चेक करेगा प्रॉपर है कि नहीं, वो सेटिस्फाई नहीं है तो वाउचरिंग को दोबारा से देखेगा। देन द सेल्स रजिस्टर प्रॉपर एग्जामिन करेगा, कॉपीज चेक करेगा। देन जो कैपिटल आइटम्स कौन कौन से होंगे वो भी लिखेगा। देन उसके बाद टेस्ट चेक शुड बी अप्लाइड। जो टेस्ट चेक होंगे वो भी अप्लाइड होंगे, कैलकुलेशंस देखी जाएंगी, टोटलिंग की जाएंगी, कास्टिंग करी जाएंगी। देन जो सेल्स टैक्स होगा, जो ड्यूटीज होंगी वो भी प्रॉपर से चेक करी जाएंगी। देन इट शुड बी वेरीफाइड दैट ऑल सेल्स इनवॉइस पेड ऑन द बेसिस ऑफ चालान। और जितने भी हमारे इनवॉइस बने हुए एज पर द चालान बने हैं कि नहीं बने हैं। देन जो सेल्स इनवॉइस होगा वो भी सेल्स बुक में लिखा जाना चाहिए। देन उसके बाद अकाउंट पे जाना चाहिए। अगर वहाँ पे अगर कोई भी नो सेल्स इनवॉइस कोई भी हमारा अनरिकॉर्डेड नहीं होना चाहिए सेल्स बुक में, अदरवाइज जो अमाउंट होगी वो अंडर एस्टिमेट हो जाएगी, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट होगी वो डिस्क्रीज हो जाएंगे। तो उसके बाद जो सेल्स होती है करंट ईयर की वो प्रॉपर रिकॉर्ड होनी चाहिए उसी ईयर में एंड उसको वो सब्सिक्वेंट ईयर के साथ ट्रीटेड नहीं करेंगे। देन जो कैंसल्स इनवॉइस होते हैं वो प्रॉपर वेरिफिकेशन बाय ऑडिटर होनी चाहिए। देन उसके बाद कैंसल्स होना जाने चाहिए कि वे कैंसिल हो रहे हैं। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है वो कस्टमर को अलाउ करा जाता है, वो चेक करना चाहिए। कोई सेपरेट एंट्री नहीं बनेगी डिस्काउंट के लिए। अगर ट्रेड डिस्काउंट अलाउड है इफ एक्सेप्शन इज एक्सेप्शनल हाई द पॉसिबल रीजन शुड बी लोकेटेड। अगर कुछ ऐसा है तो वो प्रॉपर लोकेटेड होना चाहिए। तो बस सेल्स रिटर्न क्या होता है, मतलब हमने कुछ बेचा था पर वो हमारे पास वापस आ गया। सो द सेल्स रिटर्न आर द रिटर्न मेड बाय द कस्टमर। जो सेल्स रिटर्न होते हैं रिटर्न्स होते हैं जो कस्टमर बनाते हैं। द रिटर्न्स ऑफ गुड बाय द कस्टमर क्रेडिट नोट इज टू बी इशूड फॉर द कस्टमर। अगर हमारा कुछ ऐसा है तो हम कस्टमर को इनवॉइस की जगह क्रेडिट नोट बना के देंगे। देन उसके बाद क्रेडिट नोट होगा वो प्रॉपर एकदम सैंक्शन होगा पॉसिबल रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के साथ। फिर इसे रिवॉर्ड होने से पहले रिटर्न इनवर्ड रजिस्टर प्रॉपर जाना चाहिए। देन रिकॉर्ड में भी वेरीफाई होना चाहिए। देन उसके बाद इधर सेल्स रिटर्न हमारी फ्रिक्वेंटली हो रही है तो प्रेफर करेंगे कि आप प्रॉपर एक सेल्स रिटर्न की बुक बनाए जिसमें सारे क्रेडिट नोट्स रिटर्न मेंशन होंगे। देन जो ऑडिटर होगा प्रॉपर गुड्स को एक बार इनवर्ड गुड्स को अच्छे से चेक करेगा, जो अमाउंट होगी वो प्रॉपर देखी जाएगी। समटाइम्स रिकॉर्डिंग द सेल्स एज सेल्स रिटर्न fictitious sales are shown in the end of the last year and which are cancelled the current year by recording sales and sales return. The reason for the return of goods should be analyzed. The quality and quantity of goods must be verified. और जो प्रॉपर जो रिटर्न आ रहा है वो प्रॉपर वेरीफाई होना चाहिए बाय द क्वालिटी एंड बाय द क्वांटिटी। फिर उसके बाद समटाइम्स द कस्टमर सेंड्स अ डेबिट नोट ऑन रिटर्निंग गुड्स, इट शुड बी टेकन एज एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन। अगर वो कभी कभी डेबिट नोट भेज रहे हैं तो वो एज एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन के हमें रिकॉर्ड होना चाहिए।
देन ऑडिटर पे स्पेशल अटेंशन, कौन कौन सी चीज़ों में से स्पेशल अटेंशन देनी चाहिए कि डेट क्या है जो गुड्स एक्चुअली रिटर्न करी गई, क्रेडिट और डेबिट नोट ऑफ सेल्स रिटर्न, देन गेट कीपर की रिसिप्ट बुक देखेंगे, रिटर्न इनवर्ट देखेंगे, रजिस्टर में कितना आ रहा है, देन स्टोर रिकॉर्ड्स क्या बोलते हैं, देन कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या है, ये सब चीज़ें। देन उसके बाद रिटर्न जो गुड होंगी फ्रॉम द पासवर्ड एज अ कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस क्या है वो भी देखते हैं, कौन सी चीज़ का है, मार्केट प्राइस का है फिर कॉस्ट प्राइस का, जो भी हमारा लेस होगा। तो उसके बाद गुड्स सोल्ड ऑन अ सेल और रिटर्न बेसिस, अगर गुड्स हमने बेची हैं सेल के लिए या फिर रिटर्न बेसिस पे। सो अ सेपरेट रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन, जो हम सेपरेट रिकॉर्ड बनाएंगे जो हमने गुड्स ऐसी बेची है, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज सेल्स, हम उसको सेल्स की तरह से नहीं ले सकते हैं। फिर इसकी एंड द कस्टमर हैज सेंट हिज अप्रूवल, और आफ्टर द एक्सपायरी उसको प्रॉपर एक अप्रूवल जाना चाहिए। देन उसके बाद ऑन द रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल फॉर द कस्टमर एक्सपायरी टाइम लिमिट सेल्स इनवॉइस विल प्रिपेयर्ड, उनकी एक्सपायरी डेट से पहले पहले हमें एक इनवॉइस प्रिपेयर करना पड़ता है, जो कॉपी होते हैं वो कस्टमर को भेज देता है एक स्टिपुलेटेड टाइम में। देन जो गुड्स हैं वो सेल्स रिटर्न में जो गई हैं, देन उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी मेंशन होगा। देन उसके बाद भी ऑडिटर शुड स्टेटमेंट, फिर जो ऑडिटर है वो भी अपनी स्टेटमेंट देता है वहाँ पे। देन उसके बाद गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, अगर हमने गुड्स भेजी ऑन कंसाइनमेंट बेसिस पे, सो द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बेसिस बट द प्रिंसिपल टू इज एजेंट, जो हमने प्रिंसिपल से एजेंट के पास गई है वो हम कंसाइडर नहीं करेंगे एज अ सेल, ओनली जो गुड्स होंगी जो कंसाइनी को जाएंगी, ओनली सच व्हेन सच गुड्स आर सोल्ड बाय कंसाइनी एंट्री शुड बी मेड इन बुक्स, अगर हमने कंसाइनी को भेजी हैं तो वो तभी हमारी बुक्स में आएंगे, अदरवाइज वो नहीं आएगी। सो द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट स्टिल लाइंग विद द कंसाइनी शुड बी टेकन इन द क्लोजिंग स्टॉक, जो गुड हमारी स्टिल कंसाइनी के पास है वो हमारी क्लोजिंग स्टॉक में आएगी, जो सेपरेट बुक मेंटेन करी जाएगी इन सब रिकॉर्ड्स के लिए कंसाइनमेंट बेसिस पे। एंड दी एंड ऑफ द ईयर जो अमाउंट होगी सेल रिसीव की कंसाइनमेंट पे वो हम अपने बैलेंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक में लिख देंगे, जो ऑडिटर होगा प्रॉपर वेरीफाई करेगा कि कंसाइनमेंट बेसिस पे कौन कौन से इनवॉइसेस है, गुड्स ऑर्डर रजिस्टर है, इन सबको प्रॉपर चेक करेगा कि वो बैलेंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। देन उसके बाद क्लाइंट एज कंसाइन, अगर हमारा कोई क्लाइंट वो कंसाइनी है, सो द व्हेन द क्लाइंट रिसीव गुड्स एज कंसाइनी द ऑडिटर शुड वेरीफाई द पॉइंट्स, सो कौन कौन से पॉइंट को वेरीफाई करता है। सो जो अनसोल्ड गुड एंड सोन गुड्स ऑफ द कंसाइनर आर नॉट मिक्सअप विद क्लोजिंग स्टॉक, की जो कंसाइनर की अनसोल्ड गुड्स है वो हम क्लोजिंग स्टॉक में मिक्सअप ना करें। जो सेल्स मेड है, सेल्स मेड ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर आर क्रेडिटेड टू हीज अमाउंट अकाउंट, की अगर जो सेल्स हमने करी है ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर की हम उसकी अकाउंट को क्रेडिटेड कर दे अच्छे से। देन उसके बाद एनी एक्सपेंसेस इनकरेड ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर डेबिटेड टू हीज अकाउंट, जो भी हमने एक्सपेंसेस करे हैं कंसाइनर के बिहाफ पे वो उसके अकाउंट से डेबिटेड हो जाए। सेल्स मेड ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर आर नॉट मिक्स विद द नॉर्मल सेल्स, जो भी हमने सेल्स करी हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर वो हम अपने नॉर्मल सेल्स में इंक्लूड ना करें। जो कमीशन अर्न हुआ है फ्रॉम कंसाइनर से वो प्रॉपरली रिकॉर्ड करा जा सके। देन उसके बाद गुड्स सेंट ऑन कंटेनर्स एंड पैकेजेस, जो हम गुड्स भेजते हैं कंटेनर्स में या पैकेजेस में, समटाइम जो गुड्स होती हैं वो सेंड टू कस्टमर इन रिटर्नेबल कंटेनर, जो रिटर्नेबल कंटेनर में होते हैं। इफ़ द कस्टमर रिटेन द कंटेनर आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम और इन्फॉर्म द सेलर अबाउट द रिटेनिंग कंटेनर्स और सेपरेट सेल इनवॉइसेस टू बी प्रीपेड, इनके लिए अलग से इनवॉइसेस बनते हैं। तो उसके बाद समटाइम्स द सेल प्राइस ऑफ गुड्स इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ कंटेनर ऑल्सो, कभी कभी सेल ऑफ प्राइस में कॉस्ट ऑफ कंटेनर्स भी आ जाते हैं। व्हेन द कस्टमर रिटर्न द कंटेनर और क्रेडिट नोट इन फेवर ऑफ कस्टमर प्रीपेड एंड द सेल्स आर रिड्यूस्ड, कि अगर अब जो कस्टमर होता है वो रिटर्न कर देता है कंटेनर तो जो क्रेडिट नोट होता है वो प्रिपेयर किया जाता है एंड जो सेल्स में से वो डिडक्ट कर दिया जाता है। देन उसके बाद सप्लायर मेंटेन सेपरेट बुक फॉर अकाउंट, जो हमारी जो सप्लायर होता है प्रॉपर एक अकाउंट बनाता है कंटेनर्स के लिए भी, क्योंकि वो प्रॉफिट को इंडिकेट करते हैं। देन उसके बाद मेड ऑन कंटेनर्स परचेज सेल्स एंड स्टॉक कंटेनर ड्यूड फ्रॉम कस्टमर अकाउंट ऑफ कंटेनर, द सेपरेट चार्जेस सेंड टू कंटेनर्स इज मेड फ्रॉम द कस्टमर, और सेपरेट चार्जेस भी लगता है अगर वो कंटेनर यूज़ करते हैं। सो फिर उसके बाद फॉरवर्ड सेल्स पड़ता है। फॉरवर्ड सेल्स कौन सी होती है? इन सच सेल्स इट इज़ एग्रीड टू सेल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट स्पेसिफिक प्राइस ऑन अ फ्यूचर डेट, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे कंसाइनर कर देते हैं कि हम आगे जाके ये चीज़ आपको इतने में बेच देंगे। देन उसके बाद ऑडिटर शेल वेरीफाई, कि जो ऑडिटर होगा वो वेरीफाई करेगा दैट नो प्रॉफिट फ्रॉम सच सेल इज टू अकाउंट बिफोर द डेट सेटलमेंट एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, फिर कोई प्रॉफिट हम नहीं लेंगे जब तक हम डिलीवरी कर नहीं देते उस डेट से पहले। देन उसके बाद इट में इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट, से बहुत ज़्यादा अमाउंट लगती है। गुड्स आर डिलीवर्ड पर
पार्शली द प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट में भी टेकन इनटू अकाउंट, और जो गुड्स है वो पार्शली गई हैं तो जो प्रॉफिट होगा वो अकाउंट में लिखा जाएगा तब। उसके बाद हायर परचेज सेल्स क्या होती है, इन सच सेल्स हायर परचेज प्राइस इज पेबल इंस्टॉलमेंट। इन सच सेल्स में जो हायर परचेज सेल्स होते हैं, जो प्राइस होता है वो इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है, एंड द ऑनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द परचेजर ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट स्टेटमेंट, और जो ऑनरशिप होती है ट्रांसफर वो परचेजर को दे देते हैं लास्ट स्टेटमेंट में। देन उसके बाद वेरियस मेथड्स जो फॉलो करे जाते हैं इन सबको रिकॉर्डिंग करने के लिए, बट जो मेन फीचर है अमाउंट का, ओनली व्हेन द अमाउंट इंस्टॉल इज रियलाइज, कि प्रॉफिट हम तभी लिखते हैं जब हमें प्रॉपर ऐसे जब इंस्टॉलमेंट हो जाते हैं। देन द ऑडिटर शुड वेरीफाई द प्रॉफिट व्हेन हायर परचेज इज ब्रॉट इनटू बुक एंड अमाउंट एक्चुअली रियलाइज की। उसके बाद जो ऑडिटर होता है वो प्रॉपर वेरीफाई करता है कि जितनी अमाउंट थी उतनी अमाउंट है कि नहीं है। देन उसके बाद द अमाउंट प्रॉफिट, the amount of profit or installment which are not yet due or realized, a provision shall created, अगर हमें रिसीव नहीं हुआ है तो एक प्रोविजन बनाया जाता है फॉर सच इन द बैलेंस शीट से डिडक्ट हो जाता है। then उसके बाद सेल बाय प्रोडक्ट, so sale by product is treated as sale separately if the amount is significant. It may also reduce from cost of production of main product as an alternative treatment. The auditor may follow some procedure for byproduct as in case of main product. The auditor should, with the help of the discussion and official production department, ascertaining procedure for recording by products their stock and safeguard against misappropriation. So सेल बाय प्रोडक्ट में इसको हम ऐसे ट्रीट कर लेते हैं कि हमने जो सेल्स है सेपरेटली करी है, अगर हमें देन उसके बाद इट में ऑल्सो भी रिड्यूस फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और जो अमाउंट होगी वो हम प्रोडक्शन से डिडक्ट कर देंगे एंड ऑल्टरनेटिवली ट्रीटमेंट करेंगे। जो ऑडिटर होगा वो प्रॉपर एक बुक डिस्कशन रखेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से डिस्कशन करेगा सबको चेक करने के लिए। देन उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप, सो इफ द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्क्रैप इज प्रोड्यूस, जब हम कोई मैन्युफैक्चर करते हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है, उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम स्क्रैप बोल देते हैं। तो अगर हम स्क्रैप को बेचेंगे तो कैसे, सो जो ऑडिटर होगा वो प्रॉपर इंक्वायरी करेगा प्रोसीजर कौन कौन से सेग्रीगेशन है, स्टोरिंग है, सेफ्टी क्या है, जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा वो भी चेक करा जाएगा। जिस पर डिस्कशन होगा ऑफिशियल्स के साथ, जो डेविएशंस होगी वो प्रॉपर वेरीफाई होगी, जो सेल ऑफ स्क्रैप होगी प्रॉपरली सेपरेट डिडक्ट होना चाहिए प्रोडक्शन से, मेन प्रोडक्ट से। देन वाउचिंग ऑफ कोटेशन होगा, क्वांटिटी सोल्ड कितनी है, रिसिप्ट पेमेंट है, सब कुछ ऐसे चेक होगा। देन 51 दैट इज वाउचिंग ऑफ द जर्नल प्रॉपर, सो ऑल दोज ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड बाई कैश बुक, जो सारे ट्रांजेक्शन होती है जो कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स एंड परचेज रिटर्न बुक आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, जो इन सब में जर्नल में रिकॉर्ड होते हैं। तो फॉलोइंग एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, जो कि ट्रांजेक्शन इन सब बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होती है वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होती है, जैसे कि एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, परचेज ऑफ सेल्स ऑफ एसेट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर कॉल्स एंड फॉर फीचर एंड रेशियो फॉर फीचर सेल्स, कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर ट्रांजेक्शन, प्रोवाइडिंग फॉर वेरियस provision for taxation and doubtful debts, providing the depreciation, interest, etc., dishonor of bills, renewals of bills, and opening and closing entries. So the auditor should clarify, जो ऑडिटर होगा वो पूरी केयरफुली देखेगा और सारी एंट्रीज को एंड सीनियर एग्जीक्यूशन से भी चेक करेगा कि इसने कोई फ्रॉड तो नहीं करा। तो उस पर जो ऑडिटर होगा प्रॉपर वैलिडिटी चेक करेगा एंट्रीज की, सच एज अकाउंटिंग प्रैक्टिस कौन सा है, बोर्ड रेजोल्यूशन क्या है, मिनट बुक क्या है, परचेज इनवॉइसेस क्या है, इन सब चीज़ों के। देन उसके बाद जनरल कंसिडरेशन वाइल वाउचिंग ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन, जनरल जो कंसिडरेशन कौन कौन से होते हैं जब हम कोई वाउचिंग ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन करते हैं। सो ओवर स्टेटमेंट ऑफ और अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट्स को ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट कर सकते हैं। सो जो ऑडिटर और प्रॉपर वेरीफाई करेगा अमाउंट की, प्रॉफिट की अमाउंट की, दैट हैज़ नॉट बीन ओवर स्टेटेड, मतलब फिर ओवर या फिर अंडरमेटेड ना हो। इट में बी डन बाय, कैसे हो सकता है, ओवुलेशन बाय, और कैसे हो सकता है ओवर, अगर हमने ओवर वैल्यूएशन कर दिया क्लोजिंग स्टॉक का, या फिर इन्फ्लेटिंग सेल्स रिटर्न, या फिर ओमिशन ऑफ सेल्स रिटर्न, अंडरस्टैंड ऑफ परचेजेस, अंडरस्टैंड ऑफ एक्सपेंसेस, अंडर चेंजिंग ऑफ डेप्रिसिएशन और इनएडिक्वेट प्रोविजन ऑफ फॉर डाउटफुल डेट्स और डिस्काउंट्स और डेटर्स और ओमिशन ऑफ द बैड डेट्स रिसीव। सो in such cases final statement will not show in true fair पोजीशंस। अगर ये सारे केसेस होते हैं तो इनकी वजह से ट्रू एंड फेयर पोजीशन नहीं दिखते हैं बिजनेस में। सिमिलरली जो ऑडिटर होता है प्रॉपर प्रॉफिट्स को वेरीफाई कर ही नहीं पाता। जो कंपनीज एक्ट है उसने प्रॉपर डिस्क्लेम दिया कि एनी प्रोविजन ट्रीटेड एज रिजर्व्स क्लियरली रिटेन्स दैट एनी एक्सेस प्रोविजन मस्ट बी ट्रीटेड एज रिजर्व। अगर हमें अलग से इनके अलावा कहीं से भी प्रोविजन आ रहा है तो हम उसको एज अ
रिजर्व रखेंगे। देन उसके बाद distinction between capital and a revenue item. If such distinction is not properly made while recording transaction, profit will be over or underestimate and the balance sheet will not show true position. अगर हम capital और revenue items में difference नहीं कर पाते तो हमारी जो balance sheet होती है उसमें भी गड़बड़ हो जाती है। Then valuation of current assets. If these are overstated in their reasonable value, current year's profit will be inflated. Like debtors include certain amounts which are not realized, such as a loss must be provided whenever it come to a light. और उसके बाद जो कभी वैल्यूएशन नहीं कर पाते अगर हम करंट एसेट्स की, अगर वो ओवरस्टेटेड हो जाते हैं तो इनकी वजह से जो डेटर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेटेड हो जाते हैं और आने वाले फ्यूचर में जब भी इन पर लाइट आती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। Then fictitious assets. So development expenses, worthless patents and the trademark should be written off at the earliest so that at necessities would be बिजनेस कैलकुलेटेड शेल बी रियल। जो डेवलपमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, वर्थलेस पेटेंट्स होते हैं, जो ट्रेडमार्क्स होते हैं, जल्दी से जल्दी रिटर्न ऑफ कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो बिजनेस कैलकुलेशन है वो प्रॉपर रियल आए, नहीं तो वो रियल नहीं आ पाता है। तो उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड। इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नो रनिंग बिजनेस इज मेंटेन फॉर स्टॉक। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में कोई भी रनिंग अकाउंट इज मेंटेन फॉर स्टॉक। जो फाइनेंशियल बिजनेस होते हैं वहाँ पे बहुत सारे रनिंग बिजनेस होते हैं। तो उसके बाद वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल क्वांटिटीज बीइंग काउंटेड एंड वैल्यूज पर अप्लाइड। कि उसके बाद की जो वो वैल्यू होती है क्लोजिंग स्टॉक की वो प्रॉपर डिटरमाइन करी जाती है फिजिकल क्वांटिटीज को चेक करने के बाद। देन उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक कंसिस्ट ऑफ परचेज ड्यूरिंग द ईयर or earlier year of information for which is available in the stock reports for determine करने के लिए ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट्स क्या है। जो क्लोजिंग स्टॉक है मस्ट बी रिकॉर्डेड होना चाहिए, डेबिटिंग क्लोजिंग साइड्स में होना चाहिए, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस में होना चाहिए। देन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का करेक्ट होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए, जनरल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। जो क्वांटिटीज होती है ओपनिंग स्टॉक के एंड प्रोडक्शन की वो प्रॉपर्ली क्लोजिंग स्टॉक से मिल एकदम वेरीफाई होना चाहिए, मैच होना चाहिए। देन उसके बाद ही मस्ट बी कॉज ऑफ डिस्क्रिपेंसी ड्यू टू। अगर कोई डिफरेंसी आते हैं वो कौन कौन से रीज़न से आती है। इफ़ द लॉस ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द प्रोसीजर, लोडिंग अपलोडिंग के काम, अनलोडिंग अनलोडिंग के काम में आके ख़राब हो गई हैं तो प्रॉपर से रिकॉर्ड डिसमिस हो जाता है। जो गुड्स होती है ट्रांजिट में खरीदी गई है, अदर्स पर जो गुड्स है वो नॉट डिलीवर नहीं हुई है, गुड्स परचेज बट टिल नॉट डिलीवर्ड। देन गुड्स परचेज बट स्टिल नॉट डिलीवर बाय द सप्लायर। जो गुड्स हो गई हैं खरीद ली हैं बट जो सप्लायर ने दी नहीं है। गुड्स सोल्ड प्रोसीड्स, गुड्स परचेज बट नॉट डिलीवर बाय द सप्लायर। जो गुड्स हो गई परचेज हो गई बट सप्लायर ने दी नहीं है। गुड्स सोल्ड हो गई हैं, सोल्ड ऑफ विच हैव बीन मिसअप्रोप्रिएटेड। जो गुड्स सोल्ड हो गई हैं बट मिसअप्रोप्रिएटेड हो गई हैं। देन जो फेलियर ऑफ एडजस्टेड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल बाय लॉस बाय फायर। जो हमने एज अ सैंपल दी थी वो फायर में ख़राब हो गई हैं। गुड्स इंक्लूडेड इन स्टॉक विच शुड नॉट बी रिटर्न टू द सप्लायर। जो गुड्स हैं इंक्लूड है गुड्स इंक्लूडेड इन द स्टॉक विच शुड हैव बीन रिटर्न टू सप्लायर। जो गुड्स हमारे स्टॉक में है जो कि सप्लायर को भेजनी थी, कोई इंक्लूजन नहीं बना है बिकॉज closing stock for year become opening stock of next year. Due to this fact stock must be consequently valued from year to year. जो हमारा closing stock हमारा next year का opening stock होता है तो इसकी वजह से एक proper clear नहीं होगा तो जो profit होता है वो inflated हो जाता है। तो उसके बाद while verifying purchases, verify को परचेज को और सेल्स को वेरीफाई करने के लिए प्रॉपर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखनी पड़ती है, वेरीफाई करना पड़ता है, लार्ज क्वांटिटीज चेक करनी पड़ती हैं। देन उसके बाद में भी टेस्ट उसके चेक होते हैं, इंटरनल कंट्रोल सब कुछ ऐसे चेक करता है। सो या दैट्स फॉर चैप्टर नंबर 8 दैट इज वाउचिंग ऑफ ट्रेडेड ट्रांजेक्शन। सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस चैनल की इस चैप्टर की पीडीएफ के लिए आपको मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, प्रॉपर बुक की पीडीएफ है। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।